जब शायर और जो पोएट्स होते हैं वो अपने आर्ट को परफॉर्म करते हैं, अपनी शायरी को बोलते हैं, पोएम को बोलते हैं, उसका बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि लोग पागल हैं, समझ नहीं पाएंगे। चलो आज छोटी सी जिंदगी का लंबा सा किस्सा सुनाती हूँ। आई यूज टू से कि मैं मॉर्निंग में टीचर हूँ, दोपहर में स्टूडेंट हूँ, शाम में सिंगर हूँ, रात में राइटर। आर्ट अपनी जगह होती है, डिसिप्लिन अपनी जगह होती है। अगर आप हर रोज 1 घंटा एक जगह पर प्रॉपर बैठते हो, आपको उस 1 घंटा कुछ नहीं आया, आप उठ के चले गए, नेक्स्ट डे सेम आपने वही किया, थर्ड डे आपने। एज अ पोएट कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पोएट होना, सिंगर होना या कोई भी आर्ट को फॉलो करना, आपको उतनी प्रैक्टिस मतलब उतनी ज़बरदस्ती वाली प्रैक्टिस नहीं करना होता है। वो आपके ब्लड में होता है। आप सुबह सो के उठोगे तो भी आपके माइंड में कविता चल रही होगी, म्यूज़िक चल रहा होगा। तो सुना है आजकल की जनरेशन को शायरी बहुत पसंद आ रही है। अब ऐसा क्यों है वो आप लोग जानो। मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्पेशल गेस्ट, एक ऐसी स्पेशल गेस्ट को जो कि प्रयागराज में बहुत फेमस है अपनी शायरी के लिए, अपने पोएम्स के लिए और अपने आर्ट के लिए। आज मैं आप लोग को मिलाने जा रहा हूँ इकरा दीदी से। दीदी कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया दीदी। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करना चाहेंगे आपके इंट्रो से। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि स्टार्टिंग से और बचपन से कि क्या आपको इसी चीज़ में इंटरेस्ट था और कैसे आप इस लाइन में आई? ओके, first of all, I would like to give a huge thank you to you because being in a very young age, you are doing such a great job. Now coming to me, तो मेरा जो ये लिखने का शौक़ है, इसको पैशन कह सकते हैं। तो ये था तो 9th क्लास से, मतलब 9th क्लास से आई लव टू रीड पोएम्स। उसके बाद धीरे धीरे एज आई ग्रोन अप, सो 12th स्टैंडर्ड में आई स्टार्टेड राइटिंग सीरियसली। मतलब ख्याल जो भी कहते हैं ना, मोस्टली राइटर्स जो होते हैं, पोइट्स जो होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं कि हम जो फील करते हैं वही हम लिखते हैं। तो दैट आई यूज़ टू डू, जो मैं फील करती थी वही लिखती थी। उसके बाद टाइम बीतता गया, फिर एट अ टाइम मुझे थोड़ा सा लगा कि येस आई नीड अ प्लेटफॉर्म, क्योंकि अगर कुछ हमारे पास है तो वर्ल्ड शुड नो दिस, दुनिया को पता चलना चाहिए वो। तो आई वॉज इन द सर्च ऑफ अ प्लेटफॉर्म। तो 2022 की बात है ये। आई केम टू नो अबाउट प्लेटफॉर्म दैट इज़ आर्टिस्ट कैफ़े। आर्टिस्ट कैफ़े एक ओपन माइक इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, अभी भी इवेंट कराते हैं। तो उनका वो पहला इवेंट होने वाला था। सो दे जस्ट ऑफर्ड मी कि आप अगर परफॉर्म करना चाहेंगे, बिकॉज वो लोग नए लोगों को सीख भी कर रहे थे कि हाँ नए लोग थोड़े आए। तो इन दैट I just performed there and that was my first experience to perform in front of people, in front of public. तो फर्स्ट ओपन माइक था मेरा वो। उसके बाद फिर जर्नी वहाँ से चल पड़ी। फिर आगे कई सारे ओपन माइक इवेंट्स हुए, कई सारे कवि सम्मेलन भी हुए। तो उसमें अभी मेरा जाना होता है। आई एम स्टिल इन द जर्नी प्रोसेस में हूँ, अभी स्टार्टिंग है और बिल्कुल आई एम जस्ट लर्निंग। एंड बिसाइड फ्रॉम ऑल दिस आई ऑल्सो सिंग। गाने का भी बहुत शौक़ है। एक अजीब सा शौक़ है कि पियानो भी बजाना है, गिटार भी बजाना है, खुद से गाना भी है। सो आई एम जस्ट क्रेजी अबाउट म्यूज़िक एंड राइटिंग बोथ। ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को नहीं पता होगी रिलेटेड टू पोइट्री, रिलेटेड टू शायरी। तो वो सब चीज़ें आज हम लोग दीदी से पूछने वाले हैं और काफ़ी सारी शायरी भी सुनने वाले हैं। बिल्कुल दीदी, मैं चाहूँगा सबसे पहले स्टार्टिंग में आप एक शायरी से स्टार्ट करें। ओके, तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने मुक्तक लिखना सीखा है। तो मुक्तक शायद कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। बहुत इजी सी चीज़ होती है कि 4 लाइन की एक शेर होती है जिसको थोड़ा गा के पढ़ा जाता है, और स्टार्टिंग की 2 लाइन और लास्ट की 4th लाइन सेम होती है, हल्की सी, और थर्ड वाली थोड़ी डिफरेंट होती है। तो दैट आई वुड लाइक टू सिंग। तुम्हारे बिन संवर जाते तुम्हारे बिन बिखर जाते तुम्हारे बिन मेरे चेहरे की रंगत उड़ सी जाती है। तुम्हारे बिन मेरे चेहरे की रंगत उड़ सी जाती है। तुम्हारे बिन निखर जाते तुम्हारे बिन निखर जाते तुम्हारे बिन। ओ भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो आपने अभी ये जो बोला ये एक मुक्तक था जी। ओके। अभी हम लोग ने बैक स्टेज बातें करी है और इतनी सारी चीज़ें मेरे को मतलब समझ में नहीं है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली हम दीदी से पूछने वाले हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है, मतलब कितनी टाइप की चीज़ें होती हैं।
सो एक्चुअली पता तो मुझे भी नहीं था। जब हम लोग सीखना शुरू करते, देखिए होता क्या है कि जब बड़े होते हैं बच्चे तो स्कूल भेजा जाता है, स्कूल में एक प्रॉपर माहौल होता है पढ़ाई का। बट ये जो आर्ट होती है ना, कविता हो गई या सिंगिंग हो गई या पेंटिंग हो गई, स्टार्टिंग में आपको कोई गुरु नहीं मिलता है, आपको उसे बिजनेस का भी। ढूंढना है। हाँ, उसको ढूंढना पड़ता है कहीं ना कहीं, और वो गॉड आपको ला के देते हैं। तो मेरी लाइफ में एक गुरु कह सकते हैं, या एक स्पेशल पर्सन जिसने मुझे, होता नहीं है, सारी डार्कनेस दूर कर दी। सो दैट पर्सन इज़ एक बहुत फेमस कवि हैं, अभिजीत मिश्रा, प्रयागराज के ही हैं वो। सो आई केम टू नो अबाउट हिम, और उन्होंने जब मेरी कविता सुनी, मतलब पहले क्या हुआ कि जब मैंने अलग अलग स्टेजेस पर अपनी कविताएं सुनाई तो लोगों को वो पसंद आई। उन्होंने कहा कि आपका परफॉर्म करने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी लाइंस बहुत अच्छी हैं। बट उन 100 लोगों के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिर्फ ख्याल अच्छे हैं, तुम्हारी ना कविताएं अच्छी हैं ना परफॉर्मेंस का तरीका अच्छा है। तो शायद मैं नेगेटिव नहीं थी, इसलिए मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे सिखाओ। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, ये चीज़ें होती हैं, एंड स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। तो पहले तो उन्होंने बताया कि जो ख्याल होते हैं, हर इंसान के पास ख्याल होते हैं। ख्याल एक लकड़ी का टुकड़ा है, और कविताएं जब उस ख्याल को हम फ्रेम कर देते हैं विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो नाव बन जाती है। तो पानी पे जब आप लकड़ी का टुकड़ा फेंकोगे तो वो भी बहेगा, और नाव डालोगे तो वो भी बहेगी। बट डिफरेंस ये है कि लकड़ी का जो टुकड़ा है वो जब तरंगे उठेंगी तो वो डूब जाएगा, लेकिन नाव नहीं डूबेगी। तो सेम ऐसे ही कविताओं में भी होता है कि ख्यालों को फ्रेम करना होता है। अब वो फ्रेम आप चाहे गज़ल के रूप में करो, चाहे आप नज़्म के रूप में करो, चाहे आप मुक्तक, नॉर्मल कविता, 2 लाइनर, 4 लाइनर, तो वो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। गीत भी होते हैं, अलग अलग तरह के गीत होते हैं, कुछ बंद वाले गीत होते हैं। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, हालांकि बहुत डीपली मुझे भी अभी नहीं पता है, स्टिल आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम। हाँ हाँ। तो वो आगे आगे चीज़ें पता चलती रहेंगी। ओके। सो आपने बेसिकली पोएट्री लिखना कैसे स्टार्ट किया, और फर्स्ट जो आपने अपना क्रिएशन किया था वो क्या था? पोइट्री लिखना, देखिए मोस्टली जो रैपर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनका यही रहता है, भाई दिल टूटा था। ये हमारा मीम देख क्या ही लगता है। जो लोग इंस्पिरेशन की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि दिल टूटता है भाइयों का, हाँ यही होता है एग्जैक्टली। दिल टूटा था। तो दिल टूटा क्या मतलब, मेरा वैसा वाला कुछ दिल नहीं टूटा था। आई वॉज इन द 11th स्टैंडर्ड एंड आई गॉट अ क्रश ऑन समवन। तो वो इंसान जो बचपन वाला प्यार होता है ना, ऐसा लगता है भाई ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। तो बस आई जस्ट यूज टू लुक एट दैट पर्सन एंड थॉट्स स्टार्टेड रनिंग इन माई माइंड, और फिर वहाँ से मैं लिखना शुरू किया। हालांकि मैंने जो पहली कविता लिखी थी, ये बहुत मिसफॉर्चून था मेरा। स्टार्टिंग में फेसबुक का एक अकाउंट बनाया था, और उस पर वो जो राइट समथिंग करके आता है ना, मैंने वहाँ पे अपनी पहली पोएम लिखी और उसको मैंने पोस्ट कर दी। वो वहीं पर थी, मैंने ना उसका कभी स्क्रीनशॉट लिया ना कुछ लिया। उसके बाद एक दिन क्या होता है, मेरा वो अकाउंट हैक हो जाता है, और वो मेरी पहली कविता चली गई वहाँ से। तो पहली कविता तो मेरे पास है नहीं, और अभी माइंड में भी नहीं है कि मैं उसे सुना सकूं। बट इस तरह से स्टार्टिंग हुई थी कि आई फेल इन लव विद समवन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग पोएट्रीज। और उसके बाद फिर वो प्यार तो नहीं मिला, लेकिन ये पोएट्री और ये सिंगिंग प्यार बन के मेरे साथ चल रहा है। So this is the thing. तो पोएट्री क्राफ्ट करने के समय क्या क्या चीज़ें आप दिमाग में रखती हैं, और कैसे वो पोएट्री को पूरा बनाती हैं? पहले तो जो थॉट होता है 1 सेकंड को क्लिक करता है, उसके बाद चला जाता है, कभी वापस नहीं आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई थॉट क्लिक करता है, उसको अपने नोटपैड में, आजकल तो फ़ोन में नोटपैड हाँ, चलते फ़ोन हैं में ना, नोट्स आते हैं। हाँ, उसमें मैंने लिख लिया उस ख्याल को कि वो ख्याल किसके ऊपर है, या वो एक पंच लाइन जो मेरे माइंड में है वो मैंने लिख लिया। अक्सर ऐसा होता है, आप भीड़ में हो, इवन सम टाइम आप वॉशरूम में हो, तो आपको ध्यान में आता है। तो दैट आई यूज टू राइट। उसके बाद में जब फ्री हुए या जब सन्नाटा मुझे मिला, तो आई यूज टू सेट राइमिंग। फिर उसके बाद माइंड में वो कैब आते हैं, फिर लगता है कि इसके लिए कुछ और अच्छा वो कैब यूज़ किया जा सकता है। तो मेन हीरो जो होता है वो भीड़ में आया हुआ ख्याल होता है, और उसके पीछे की फिर प्रिपरेशन होती है जो सन्नाटे में मिलती है। तो ये मेन है कि पहले ख्याल, उसके बाद एक पोएम मैंने सुनी थी, ये मेरे फेवरेट पोएट अभिजीत मिश्रा की है कि शाख रहेंगे पत्ते थोड़ी, उनके दिल में रहते थोड़ी, रिंदों से हम मैं की बॉटल मांग रहे थे पीते थोड़ी, माना इश्क में पागल थे हम, माना इश्क में पागल थे हम,
पागल थे पर इतने थोड़ी। तो ये जो है ना कि पहली लाइन बता रहा है, पहली लाइन थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कर रही है कि अरे आगे क्या आएगा, और लास्ट में वो थोड़ी शब्द को इतना स्पेशल बना के उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस करती है। ओ भाई, तो एक कविता इनकी ये थी कि मतलब इन्होंने ये जो थोड़ी शब्द को इतना स्पेशल दिखाया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब पहले इतनी सिंपल लाइन, उसके बाद दूसरी में वो सेम राइमिंग चल रही है। इसी तरह इनकी एक और कविता है, दैट इज़ कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, बाकी सब है बढ़िया उसके होठों पर, उन सब के हाथों पे बोसा लाजमी है जिसने रंग लगाया उसके होठों पर। तो यहाँ पर उन्होंने होठों को उठा लिया। तो ये मुझे बड़ा इन्फ्लुएंस करता है कि पहली लाइन को एकदम नॉर्मल रखो और दूसरी लाइन में एक नॉर्मल से वर्ड को इतना स्पेशल बना दो कि वो सुनने वाले को याद हो जाए। ये ऐसी पोएम्स भी होती हैं जो लोगों को याद हो जाती हैं। तो इसी पर मैंने लिखने की कोशिश की थी थोड़ा सा। लाल कुर्ता, बस अभी अभी आंखें खुली ही थी कि नज़र आया उसका लाल कुर्ता, बस अभी अभी आंखें खुली ही थी कि नज़र आया उसका लाल कुर्ता, टूटे हुए इस दिल को बस बैठे ही थे जोड़ने कि नज़र आया उसका लाल कुर्ता। उसका काला चश्मा बढ़ा रहा था नूर उसके चेहरे का, उसका काला चश्मा बढ़ा रहा था नूर उसके चेहरे का, पर एक अलग ही कहर ढाता नज़र आया उसका लाल कुर्ता। सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। ओ भाई, थोड़ी ग्रेट। लंबी है। तो एज अ पोएट आप कोई चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस करती हैं या फिर ऐसा कोई माइंडसेट है आपका? एज अ पोएट कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब पोएट होना, सिंगर होना या कोई भी आर्ट को फॉलो करना, आपको प्रैक्टिस मतलब उतनी ज़बरदस्ती वाली प्रैक्टिस नहीं करना होता है। Okay. वो आपके ब्लड में होता है। आप सुबह सो के उठोगे तो भी आपके माइंड में कविता चल रही होगी, म्यूज़िक चल रहा होगा, रात में सोओगे भी तो भी। तो एक आदत सी है कि रोज़ रात में सोने से पहले कुछ ना कुछ लिखने की, फिर चाहे वो फ्रेम किया हुआ लिखा हो, अच्छे से लिखा हो प्रॉपर, या नॉर्मल सा नींद में आया हुआ कोई ख्याली हो। तो दिस इज़ द थिंग विच आई यूज़ टू डू कि कितनी भी नींद आ रही हो कुछ तो लिखना है। क्योंकि बहुत पहले मैंने अनुव जैन का एक पॉडकास्ट सुना था। हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि आर्ट अपनी जगह होती है, डिसिप्लिन अपनी जगह होती है। अगर आप हर रोज़ 1 घंटा एक जगह पर प्रॉपर बैठते हो, आपको उस 1 घंटा कुछ नहीं आया, आप उठ के चले गए, नेक्स्ट डे सेम आपने वही किया, थर्ड डे आपने किया, कुछ टाइम के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसी जगह पे उसी वक्त बैठ के कुछ बहुत बड़ा मास्टरपीस बनाओगे। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होती है। तो दिस इज़ द डिसिप्लिन विच मस्ट बी मेंटेन्ड बाय एवरी आर्टिस्ट। इतना बढ़िया रील देने के लिए थैंक यू। ओके, सो पोएट्री को अगर थोड़ा सा साइड किया जाए तो पोएट्री के अलावा आप क्या क्या करती हैं? पोइट्री के अलावा मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई चल रही है अभी हमारी ज़िंदगी की, बस्ता उतरा नहीं है। यहाँ भी कविता ले आई मैं। उसके अलावा बचपन से एक था कि मम्मी पापा को कम परेशान करना है, तो 12th तक सब कुछ ठीक था। उसके बाद 12th के बाद आई जस्ट थॉट कि जितना पढ़ा है चलो चुपचाप उसको यूज़ करो। सो आई स्टार्टेड टीचिंग। 12th के बाद से मैंने टीचिंग शुरू की। आई टीच इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज इन अ प्राइवेट स्कूल। तो वो साइड में मेरी टीचिंग चल रही है और पढ़ाई साथ में चल रही है। तो मैं एक टीचर भी हूँ, एक स्टूडेंट भी हूँ, और साथ में सिंगर और राइटर, ओ भाई, टूटी फूटी। आई यूज टू से कि मैं मॉर्निंग में टीचर हूँ, दोपहर में स्टूडेंट हूँ, शाम में सिंगर हूँ, रात में राइटर हूँ। दिस इज़ हाउ आई डिफाइन माई पर्सनैलिटी समटाइम्स। ओ भाई। तो आपके हिसाब से पोएट्री सोसाइटी में कितना रोल प्ले करती है? पोइट्री सोसाइटी में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। पता है, जब आप पुराने राइटर्स को कभी उठाओगे, पहले ऐसा लव शव पे, रोमांस पे, ये सब पे कोई नहीं लिखता था। जब धीरे धीरे दुनिया बनी है, लोग बढ़े हैं, तो वो रिलीजन्स पे लिखते थे। आप पुरानी कविता, आपको अब देशभक्ति की कविताएं उतनी नहीं मिलेंगी जितनी आपको पुराने टाइम पे मिल जाएंगी। या विमेन एम्पावरमेंट पे भी अब तो लिखा जाने लगा है, अभी इधर साइड। इसके पहले बीच में जो ये टाइम था विमेन एम्पावरमेंट में, उतना नहीं लिखा जाता था, लेकिन उसके पहले लिखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है ना, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द हथियार होते हैं आपके। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कोई इंसान आपको आके बोले आई लव यू, आपको लगेगा हाँ ठीक है, थोड़ी सी बटरफ्लाइज आई। उसके बाद वही इंसान आपको गाना सेंड कर दे, कोई सॉन्ग सेंड कर दे कि इसको सुनो, और उसके थ्रू वो अपने इमोशंस को बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपको ज़्यादा टच कर जाता है और वो आपको कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है। तो ये ताकत होती है शब्द में, क्योंकि वो गाने भी तो कहीं ना कहीं कविताओं से ही जन्म लेते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि कविताओं का रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कविताएं ना होती तो माँ को नहीं बयां किया जा सकता था, पिता को नहीं, जवान जो जिनके वजह से आज हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो जवान रक्षा कर रहे हैं तब बना रहे हैं। जवान हो गए, किसान हो गए, किसी का
प्रेम हो गया, किसी की पीड़ा हो गई, तो हर चीज़ों को डिफाइन करने का अगर एक बेटर वे कहा जाए तो वो कविताएं हैं। तो कविताएं मायने रखती हैं मेरे हिसाब से। ओ भाई, ओके। तो अभी तक आपने जितने भी पोएम्स को बनाया है, जितने भी अपनी अपनी आर्ट अभी तक की है, उसमें से आपको खुद का पर्सनल फेवरेट कौन सा लगा है? ओके, सो देखो ये तो थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं अच्छी है, लेकिन एक मैंने लिखी थी जिसको लिखते लिखते मुझे थोड़ा सा रोना आ गया था, क्योंकि उस टाइम कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही थी। कभी कभी होता नहीं, बहुत सारी खुशियाँ, समझ में नहीं आता किस बात पे खुश हो, तो कभी कभी कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम या बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, इसमें समझ में नहीं आता कि क्या लिखे। तो बहुत पॉजिटिव होते हुए मैंने ये लिखा था, चलो आज छोटी सी जिंदगी का लंबा सा किस्सा सुनाती हूँ। एक पल सांस आती है, एक पल सांस जाती है, ख्वाबों को तोड़ आँखों को मींज, हर सुबह ये आंखें दफ्तर जाने को खुल जाती हैं। तेरी बातें ना कभी बेचैनी कभी सुकून भी दे जाती हैं। तेरी याद अब याद हो गई है, ये मेरे दिल दिमाग से परे नहीं जाती हैं। यूँ समझो कटने को तो कट जाती है दोपहरी तेरे ख्यालों में, लेकिन सांझ वो तो तेरी तस्वीरों के सहारे ही बिताई जाती है। इट वॉज लाइक कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक पर्सन है जिसकी तस्वीर अगर आप रात में देख लेते हो तो इट इज़ लाइक आ कॉम्बिफ्लाम, पैरासिटामोल। तो ये उस पर मैंने लिखा था। आगे और है, सुनो। डेफिनेटली। कभी आग लगाई जाती है, ये सोसाइटी को देखकर लिखा गया है। कभी आग लगाई जाती है, कभी आग बुझाई जाती है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आजकल साजिशें रचाई जाती हैं। तोड़ कर मकान अपनों का ही आजकल, फिर उसी ईंट से इमारतें भी बनाई जाती है। यूँ समझो कटने को तो कट जाती है दोपहरी तेरे ख्यालों में, लेकिन सांझ वो तो तेरी तस्वीरों के सहारे ही बिताई जाती है। कुछ नींद तपस्या को बेची जाती है, कुछ ख्वाहिशें अपने अंतर मन से मिटाई जाती है, कुछ इरादे कुछ नीयत तौली जाती हैं, कुछ दुआएं भी काम पर लगाई जाती हैं। आसान नहीं होता सपनों का पीछा करना, यहाँ महज एक मुकाम के खातिर पूरी ज़िंदगी भी दांव पर लगाई जाती है। यूँ समझो कटने को तो कट जाती है दोपहरी तेरे ख्यालों में, लेकिन सांझ वो तो तेरी तस्वीरों के सहारे ही बिताई जाती है। वाह वाह वाह। इतना डीप मीनिंग वाला। हाँ, रोना आया था तो थोड़ा सा डीप निकला था, थोड़ा सा। हवस के मुकम्मल होने पर बधाई और सच्चे इश्क में रुसवाई दी जाती है। ये सच है आज का बहुत कड़वा, कि हवस के मुकम्मल होने पर बधाई और सच्चे इश्क में रुसवाई दी जाती है। अक्सर आसमान के ख्वाब देखने वालों को ज़मीं की कीमत बताई जाती है। कैसी दुनिया है ये, कैसे लोग हैं यहाँ, कैसी दुनिया है ये, कैसे लोग हैं यहाँ, यहाँ अफवाहें भी अखबार में छपाई जाती हैं। इबादत करती हूँ अपने रब की, शायद इसलिए ज़िंदा हूँ। यार की पैरवी में सुना है अच्छे अच्छों की भी जान चली जाती है। ये सब छोड़ो, तुम इतना समझो कि दोपहरी तो कट जाती है तुम्हारे ख्यालों में, लेकिन सांझ वो तो तुम्हारी तस्वीरों के सहारे ही बिताई जाती है। ओह भाई, सो दैट वाज माय काइंड बहुत ऑफ। बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। बहुत। तो ये आपने एक दिन में लिखा था? ये एक के दिन में लिखा था। अक्सर जब आप सोचोगे कि कुछ लिखना है तो उसको लिखने में आपको हफ्ते लगेंगे, और जब आप नहीं सोचोगे कुछ लिखना है और आपके साथ कुछ बुरा या कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा तो वो कब लिख जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो रात के कुछ 2-2:30 बज रहे थे तब मैंने ये लिखा। अच्छा, थोड़ा सा ये मजाक है। जब शायर और जो पोएट्स होते हैं वो अपने आर्ट को परफॉर्म करते हैं, अपनी शायरी को बोलते हैं, पोएम को बोलते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो क्या समझते हैं कि लोग पागल हैं, समझ नहीं पाएंगे? असल में ना एक चीज़ होती है भूमिका। बचपन से कोई भी किताब उठाओ तो उसकी भूमिका लिखी रहती है ना, कि मतलब पढ़ने वाला पहले देख ले कि हाँ ये किताब कैसी है, उसकी मर्जी की है तो ही पढ़े। तो राइटर्स के अंदर या पोइट्स के अंदर ये हमेशा से चला आ रहा है कि मैं अपनी कविता सुनाने से पहले छोटी सी एक भूमिका दूंगा। और कभी कभी भूमिका ऐसी रहती है जिसमें हम इमेजिन करवाते हैं। अब कोई इंसान है वो एकदम स्लॉथ सा आके बैठा हुआ है, उसको हमने इमेजिन करवाया कि इमेजिन करो कि तुम अपनी माशूका के गोद में सर रख के सो रहे हो। अब उसकी सारी थकान साइड होगी और वो इमेजिन करने लगा। तो ये रोल होता है शायरों का, कुछ भी सुनाने से पहले वो भूमिका देना या वो इमेजिन करवाना कि तुम ये इमेजिन कर लो ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो। ओके। बाय द वे, नाइस क्वेश्चन। तो क्या आप एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं? जैसे आपने बताया कई टाइप की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या आप सब में एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं?
हाँ बिल्कुल। अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पता चला है कि अच्छा भाई इतनी वैरायटीज़ होती हैं। अच्छा। तो पहले तो बस कविता लिखती थी नॉर्मली, या 2 लाइन लिखा या 4 लाइन लिखा। अब आते हैं नज़्म में। तो नज़्म क्या होती है, मतलब कि पहली लाइन, जैसे अभी मैंने आपको सुनाया था वो अभिजीत मिश्रा की जो कुछ है खोया खोया उसके होठों पर, तो वो एक नज्म था। वो एक नज़्म की तरह थी, ओके, 2-2 ओके। लाइन की बंधी हुई एक नज़्म थी। तो वैसा भी कुछ ट्राई करने का सोचा। उसके बाद गीत होते हैं, तो गीत लिखने का भी सोचा। पिछले दिनों एक गीत लिखा है, अब पता नहीं वो कैसा है, उसको प्रेजेंट करूँगी कभी कहीं पे तो पता चलेगा। बिल्कुल। और गीत तक ही पहुँचे हैं, अभी मुक्तक तक पहुँचे हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। मतला का एक शेर होता है जिसमें कवि जो होते हैं या पोइट जो होते हैं वो अपने नाम को यूज़ करते हैं 3rd लाइन में। तो वो एक लिखने की कोशिश की थी, मैं सुनाती हूँ एक। यूं खिल जाना ये नज़रों का, ये नज़रों का यूं खिल जाना, यूं सिल जाना ये अधरों का, अधरों का यूं सिल जाना। ये किस्मत है जो हमको यूं मिलाना चाहती इकरार, ये किस्मत है जो हमको यूं मिलाना चाहती इकरार। यूं मिल जाना लकीरों का, लकीरों का यूं मिल जाना। सो दिस इज़ हाउ मतला के वाह। शेर होते हैं जिसमें पोइट अपना नाम यूज़ करता है। तो एक ये एक्सपेरिमेंट है, इस पे सोच रखा है कि और अच्छा कुछ लिखना है। तो अभी तक गीत पर एक्सपेरिमेंट किया है थोड़ा सा, और ये मुक्तक और मतलब पे किया है। कविताएं पहले भी लिखते थे और नज्म पर अभी चल रही है। अच्छा, कविता और शायरी में क्या फ़र्क है? कविता थोड़ी सी ब्रॉड होती है, कविता का एरिया थोड़ा ब्रॉड होता है। ओके। और जो गज़लें होती हैं, गज़लें मतलब एक प्रॉपर रूल के अंदर लिखी जाती हैं। आप लोगों ने बहुत फॉर्मेट बेसिकली। फॉर्मेट पे, हाँ, आपने नाम सुना होगा बहर का, बहर, रदीफ, काफिया ना, ये सारे वर्ड आपने सुने होंगे। जो शायर होंगे वो तो शायद मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे, बट जो नहीं है, जो नॉन राइटर हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप पहले सीखोगे, उनके मात्राओं को सीखोगे, उनके आप वज़न को सीखोगे, तो फिर आप उन गज़लों को लिखोगे। तो वो गज़लें कुछ इस तरह से लिख जाती हैं कि मतलब आप उन्हें पढ़ोगे नॉर्मली रीड करके तो भी वो अच्छी लगेंगी, उन्हें आप अगर किसी लय में गाओगे तो भी अच्छी लगेगी। और कविता वो होती है जो इंसान अपने ख्याल को राइमिंग सेट वेट करके थोड़ा सा बना दे, दैट इज़ कविता और नज़्म। ओके। तो ऐसा कोई मौका आया है कि आपको, जैसे कि कभी परफॉर्म करने आप गई हो और अचानक से दिमाग में एकदम ब्लैंक हो गई कि अब क्या बोलना है, फिर आपने ऑन द स्पॉट ही कुछ अपने से क्रिएट किया? अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जाने से पहले भाई अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। ओके। और अभी तक जैसे मतलब जितने भी ओपन माइक इवेंट्स में मैं गई हूँ, मोस्टली ओपन माइक इवेंट्स में ही गई हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपना पेपर लेके या अपना फ़ोन, अपना कंटेंट हाथ में लेके आप पढ़ सकते हो कि इन केस यू फॉरगेट। तो वो मैं अपना एक लाइन से बना लेती हूँ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो आई यूज़ टू कीप दैट इन माई हैंड, और वो कभी ऐसा भूला तो मैंने पढ़ दिया उसको देख के। हाँ, लेकिन जब मैं कवि सम्मेलन में गई थी तो वो मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि मैंने हाथ में पेपर ले रखा था। भले कोई बात नहीं, बड़े लोग थे वहाँ पे, उन्हें लगा कि चलो ये अभी जूनियर है और अभी ये पेपर लेके पढ़ सकती, लेकिन मुझे खुद को पर्सनली वो अच्छा नहीं लगा था। तो ये मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे याद करने की आदत है। वो एक होता नहीं कि जो सिंगर्स होते हैं अपना गाना उनको याद नहीं रहता है, अपनी कविताएं उनको याद नहीं रहती, तो ये मेरे साथ है। मुझे मेरी कविताएं मुझे याद नहीं रहती है, मोस्टली दूसरों की याद रहती है। तो ये मोमेंट मेरे साथ हुआ है कि मतलब वहाँ पे वर्स्ट मोमेंट है ये, जो मुझे खुद को नहीं अच्छा लगा। बाकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कुछ ऐसे ब्लैंक हो गई हूँ, नया कुछ बनाया हो, क्योंकि वो बहुत बड़े राइटर्स होते हैं, वो करते हैं, मैं उतनी बड़ी राइटर नहीं हूँ। ओके, सो यहाँ पे लैंग्वेज और वोकेबलरी का कितना रोल होता है? लैंग्वेज और वोकेबलरी का काफ़ी बड़ा रोल होता है। डेफिनेटली कविताएं अच्छी लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए, उनका प्रोनंसिएशन अच्छा होना चाहिए ताकि सुनने वालों को भी अच्छा लगे। रही बात वोकेबलरी की, तो कुछ लोग होते हैं बहुत फैंसी वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे उर्दू के शायर हैं तो भर भर के उर्दू, ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास उर्दू है, आप बताओ, ठीक है, लेकिन उन कविताओं को मुझे लगता है वहीं पर आप प्रेजेंट करो जहाँ पे उर्दू समझने वाले लोग हैं। अक्सर आप खड़े हो गए उर्दू की पोएम सुना रहे हो, सामने जो लोग बैठे हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पढ़ाई उतनी नहीं की है, उन्हें उर्दू नहीं आती है। या कुछ लोग होते नहीं है मार्केट में खड़े होकर इंग्लिश बोलने लगे ऐसे जगह पे जहाँ पे इंग्लिश समझने वाला कोई है ही नहीं, तो वो यूज़लेस हो जाती है। तो इसलिए वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है कि अपनी जो वोकैब आप चुनो
कोशिश करो कि आप आसान भाषा में चुनो, क्योंकि 100 लोगों में से 10 लोग कवि होते हैं। तो उन 10 लोगों को वो लैंग्वेज समझ में आ जाए वो बड़ी बात नहीं है, उन 90 लोगों को वो लैंग्वेज समझ में आ रही है, वो उससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, ये बड़ी बात है। आप बॉलीवुड के या कहीं के भी बड़े गाने या कुछ ऐसे सुनो तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता है कि बहुत हाई लैंग्वेज या हाई वोकेबलरी यूज़ कर दी गई है। तो लैंग्वेज और वोकेबलरी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कविता में या किसी भी गाने में, उसका ध्यान रखना चाहिए और जितना भी हो सके उसे नॉर्मल रखना चाहिए। सो आपको जैसे फीडबैक काफ़ी सारे लोग देते होंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता होगा, तो उसको आप कैसे फेस करती हैं और कैसे उसको टैकल करती हैं? फीडबैक का फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो जब कोई फीडबैक देता है तो हम देखते हैं कि इससे पहले फीडबैक दिया है ये सही है या नहीं, क्योंकि अक्सर मार्केट में हर कोई आपका दोस्त नहीं है, कुछ तो आपसे जलते भी हैं और वो आके आपको ऐसा फीडबैक देंगे जो आपको कहीं ना कहीं रोक देगा थोड़ा सा कि अच्छा ऐसा भी है। तो पहले मैं खुद देखती हूँ कि हाँ मुझ में ये कमी है या नहीं, क्योंकि हम लोग खुद से ज़्यादा मतलब खुद से दूसरों पे भरोसा बेहतर, कर हाँ, सकते हैं। खुद से बेहतर कोई किसी को नहीं जान सकता। तो पहले खुद को देखते हैं कि हाँ अच्छा ये कमी है, अगर सच में वो कमी है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी उसी इंसान से पूछ लेती हूँ कि अच्छा ठीक है इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फीडबैक तो मैं ऐसे टैकल कर लेती हूँ। अब बचा क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म डजेंट मैटर टू मी एक्चुअली। ओके, हाँ, क्रिटिसिज्म डजेंट मैटर टू मी एक्चुअली, क्योंकि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद को लेके डाउट में होते हैं। जो खुद को लेके डाउट में नहीं है, जो उस चीज़ को लेके क्लियर में, वो आपको आके फीडबैक देंगे, लेकिन जो खुद को लेके डाउट में वो क्रिटिसाइज कर देंगे। तो ऐसा क्रिटिसिज्म को मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। किसी ने कुछ बोला आई जस्ट स्माइल एंड आई जस्ट गो ओके थैंक यू फॉर टेलिंग, दिस इज़ हाउ आई जस्ट बिहेव। ओके। सो आप थोड़ा सा एडवाइस और सजेशन दीजिए अपकमिंग जिस फील्ड में आ रहे हैं न्यू कमर्स को, और अपने हिसाब से बताइए कि कैसे क्या उनको स्टार्टिंग में करना चाहिए। ओके, तो मेरी जर्नी जो थी वो तो बहुत नॉर्मल सी है, मतलब मैंने ऐसा कुछ, हम ये नहीं कह सकते मैंने बहुत स्ट्रगल किया। एक्चुअली आई एम गॉड्स फेवरेट, जो मुझे अच्छे लोग मिले। तो मैं बस ये कहूँगी कि जो भी न्यू कमर्स हैं अपनी आर्ट पे फोकस करो, और अगर आज से लेके अगले 2 साल तक आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो आपके उस फील्ड में, उस आर्ट में या कविताओं में, तो खुद को रोज़ 1 घंटा दो आप नई चीज़ों को पढ़ने में। मेरे अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है स्टार्टिंग में वो ना पढ़ना। मैंने देखा मैं जितना पढ़ती हूँ अब, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और थॉट्स आ रहे हैं। जब आप कुछ पढ़ते नहीं हो, किसी को सुनते नहीं हो, तो क्या होता है आपके थॉट्स कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, फिर वो आप अपने में ही सीमित हो जाते हो। तो जो भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अभी न्यू कमर्स हैं, तो वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ें अपने फील्ड वाली। अगर आप शायरी लिखते हो तो शायरी किताब पढ़ो, अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो तो उसकी किताबें पढ़ो, ठीक है। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे बड़े बड़े कवियों के, बड़े बड़े शायरों के, बस यहाँ पर बैठे हुए हैं। पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं आप लोग। पॉडकास्ट भी बिल्कुल आप सुन सकते हैं, तो उनको भी आप सुने, ठीक है। ये 2 चीज़ें सबसे बड़ा सजेशन है। किसी को कॉपी नहीं करना है कभी, कि किसी का स्टाइल हमने कॉपी कर लिया। जैसे कि एक बहुत बड़े पोएट है कुमार विश्वास, कुमार विश्वास सर का जो लय है वो बहुत से लोग कॉपी करते हैं। स्टार्टिंग में कॉपी करो आप, ठीक है, आप बिगनर हो, स्टार्टिंग में कॉपी करो। हो सकता है मैं भी अपने आने वाले टाइम में किसी बड़े पोएट को कॉपी करूं, लेकिन अपनी एक जो पहचान है कि जिससे आप जाने जाओ, जिसको सुनते ही लोगों की ज़ुबान पे आपका नाम आ जाए, वैसा कुछ ज़रूर बनाओ। और हमेशा सोचो कि आप अपने फील्ड में क्या नया कर सकते हो। तो दीज आर दी सजेशंस विच आई वुड लाइक टू गिव टू देम, कि एक तो बुक्स पढ़ो, दूसरा अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी कुछ ऐसी आइडेंटिटी बनाओ जो किसी में ना हो, वो यूनिक हो, और ज़्यादा किसी को कॉपी नहीं करना है। ओके। एंड यस, नेगेटिविटी नहीं आने देना है, क्योंकि घर वाले जो होते हैं ना, एज वी बिलोंग फ्रॉम द ब्राउन फैमिली, मोस्टली हम लोग ब्राउन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि अरे कविताएं लिखने से क्या होगा, म्यूज़िक में क्या है, ऐसे लोग कहते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर उन्हें पता होता कि म्यूज़िक में क्या है, सिंगिंग में क्या है, तो वो ये बोल ही ना रहे होते, वो शायद उस फील्ड में और आगे जा चुके होते। तो लोगों की नेगेटिविटी को खुद पर कभी हावी मत होने देना, हमेशा अपनी पॉजिटिविटी को अपने साथ लेके चलना है। दैट्स इट। ओके। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इकरा दीदी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हैं इलाहाबाद में अपनी शायरी को लेके, तो कुछ लोगों का सजेशन आया है और आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और डीएम करो भाई, आपको कौन से गेस्ट को देखना है और कौन से टॉपिक पे आप लोग को पॉडकास्ट चाहिए, वो आप लोग डीएम कर सकते हो। और ऐसे ही जो यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है दीदी के लिए, तो कुछ शायरियों के लिए कुछ टॉपिक पे रिक्वेस्ट आई है, तो वो मैं आप दीदी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप उस पर अपनी आर्ट को दिखाएं। ओके,
तो सबसे पहला टॉपिक है फादर। ओके फादर। पापा पर तो उतना कुछ खास मैंने लिखा नहीं, बट यस, यहाँ इस पॉडकास्ट में आने के बहुत सारे फ़ायदों के साथ एक फ़ायदा ये भी है कि अब घर जाके मैं पापा पे कुछ लिखूंगी। बट हाँ, बट ऐसा नहीं कि मैं कुछ सुनाऊंगी नहीं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे फेवरेट पोइट अभिजीत मिश्रा हैं, तो उनकी एक कविता थी, काफ़ी बड़ी कविता, बट उसकी 4 लाइनें जो कि बहुत प्यारी हैं, उन्हें सुनिएगा आप। प्रेम सुना था क्षणिक मात्र है, तात प्रेम पर अडिग मात्र है। देह है बिल्कुल नश्वर, किंतु जनक संग तो जीव साथ है। मात अगर है थाल बोझ का, मात अगर है थाल बोझ का, उस थाली का स्वाद पिता है। मात अगर है खेत हरा सा, हरियाली की खाद पिता है। ओ भाई। तो दूसरा टॉपिक है माँ। माँ के लिए तो जितना कहा जाए उतना कम है। फ़िलहाल मेरे पास 2 लाइनें हैं जो मेरी खुद की फेवरेट है, अभी रिसेंटली लिखा था। उतनी कोई ख़ास लाइनें नहीं हैं, बट फिर भी मुझे वो अच्छी लगती हैं। कि इमारत बन जाती है आलीशान, इमारत बन जाती है आलीशान, पर हंसता खेलता घर नहीं बन पाता। माँ बन जाती है सबके जैसे, माँ बन जाती है सबके जैसे, पर कोई माँ जैसा नहीं बन पाता। ओ भाई। मम्मी जैसा कोई नहीं बन पाता। बिल्कुल। सबके रूप ले लेती वो, बट मम्मी जैसा कोई नहीं बन पाता। सो अगला टॉपिक है भाईचारा। वन मोर टॉपिक जिसके ऊपर मुझे सोचना पड़ेगा घर जाके। बट मैंने बहुत पहले एक लाइनें सुनी थी, किसी बड़े शायर ने कहा है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। सो इट गोज़ लाइक कि नहीं पूछती वो कभी मज़हब खेतों का, नहीं पूछती वो कभी मज़हब खेतों का, पकती हैं जो खेतों में फसलें। नहीं पूछती वो कभी मज़हब घरों का, चलती हैं जो घरों में हवाएं। नहीं पूछती वो कभी मज़हब इंसानों का, गिरती हैं जो हथेली पे बारिश की बूंदें। इंसान क्यों पूछता है फिर मज़हब इंसानों का, चलती है जब दुनिया भाईचारे पे सारी। ओ भाई। बहुत बढ़िया। क्योंकि मतलब होता है ना कि सब कुछ, हम सब की रगों में खून एक जैसा बह रहा है, हम सब एक मिट्टी से पके हुए अनाज खा रहे हैं, हवाएं जो छू रही हैं वो सब सारे इंसानों को एक जैसे छू के गुजर रही हैं। लेकिन फिर भी हम इंसान इवन आज 2024 में इतने डेवलप होने के बावजूद अक्सर कहीं ना कहीं अपने भाईचारे को भूल जाते हैं। तो ये लाइन में ऐसा मुझे कुछ खास लगा तो नहीं, फ्रेमिंग टाइप का तो नहीं लगा, बट हाँ इसकी जो मीनिंग है वो मुझे बहुत गहरी लगी। बिल्कुल। तो दैट इज़ व्हाई आई जस्ट प्रेजेंटेड हियर। सो अगला टॉपिक है लाइफ, जिंदगी के ऊपर। ये तो है मेरा फेवरेट। क्योंकि हम सब लाइफ से कहीं ना कहीं परेशान भी होते हैं, खुश भी होते हैं, बट एक्चुअली लाइफ होती क्या है, तो ये मैं अपने स्टाइल में मुक्तक में सुनाऊंगी। कभी ठहरी कभी बहती उम्र की ये रवानी है, कभी बहती कभी ठहरी उम्र की ये रवानी है। जो गंगा की तरह गहरी वही मेरी कहानी है। परिभाषा है जीवन की सरल कुछ इस तरह से, परिभाषा है जीवन की सरल कुछ इस तरह से। तुम्हें पानी से पानी पर ही लिखना सिर्फ पानी है, तुम्हें पानी से पानी पर ही लिखना सिर्फ पानी है। यू नो, ईजी भी है डिफ़िकल्ट भी है। अब पानी से पानी पर पानी कैसे लिखेंगे, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, बट कुछ लोगों के लिए आसान भी होती है। तो लाइफ के ऊपर मुझे लगा कि हाँ ये सबसे बेस्ट होगा। बहुत बढ़िया। बाकी और सुनना है तो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम चैनल। बिल्कुल, दीदी का इंस्टाग्राम लोग कमेंट में, इंस्टाग्राम को चैनल नहीं होता, इंस्टाग्राम को पेज होता है। बिल्कुल, दीदी का इंस्टाग्राम पेज हम लोग डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे देंगे, वहाँ पे मेंशन रहेगा इंस्टाग्राम करके, आप लोग वहाँ पे लिंक दी रहेगी, जाकर आराम से देख सकें और दीदी के चेकआउट करिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट दीदी बनाती है वहाँ पे। और हाँ, शायरी के शौकीन है तो आप लोग बिल्कुल जाके फॉलो कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक है आपका बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड वो तो बंदर होते हैं। कोई कोई ऑफेंड नहीं होगा, ठीक है। अभी बहुत प्यारी सी कविता आने वाली बेस्ट फ्रेंड पे, अपने बेस्ट फ्रेंड को सेंड कर देना। ये तन्हाइयाँ फीकी हैं तेरे आगे, तुझ में मेरा परिवार है। तन्हाइयाँ फीकी हैं तेरे आगे, तुझ में मेरा परिवार है। मानो जैसे खुशियों का एक बड़ा सा संसार है। वजह पूछते हैं जब लोग मेरी इस बेबाक हंसी की, वजह पूछते हैं लोग जब मेरी इस बेबाक सी हंसी की।
कह देती हूँ इसके पीछे कोई इश्क विश्क नहीं, बल्कि मेरा जिगरी यार है। हाँ ओ भाई, तो बेस्ट फ्रेंड इतने स्पेशल होते हैं, सिंगल ही रहने देते हैं, कमिटेड नहीं होने देते। दैट इज व्हाई आई सेड कि इसके पीछे कोई इश्क विश्क नहीं, ये है। तो आप ऐसा स्टाइल और कैसे लाती है आप, ये कहाँ से लाती है, इतना अच्छा आपका स्टाइल है? स्टाइल तो थोड़ा बहुत मुझे ये लगता है कि मतलब गॉड गिफ्टेड ही है, हम्म। और बाकी होता है ना कि जिस तरह की कविता आप बोल रहे हो उस तरह से खुद को ढाल लो। रोने वाला बोल रहे हो तो रोने लगो, क्योंकि लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आता है। कभी कुछ बहुत प्रेम भरा लिखते हैं तो दिल एकदम प्रेम से डूबा होता है, ब्लश करते हुए हम लोग लिखते हैं। तो जिस तरह से आप लिखते हो, जब उसे सुनाते भी हो, तो आपका जो चार्म है वो फेस पे आ जाता है, जो एक्सप्रेशन है वो आपके फेस पे आ जाते हैं। तो ये कुछ इस वजह से भी होता है कि वो जिस तरह से लिखा गया है उस तरह से आएगा आपके फेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। तो ये होता है। तो शुरू करते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड से, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला रैपिड फायर राउंड, मज़ा आने वाला है आपको, और आपका फेवरेट सेगमेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, कॉफ़ी या टी? टी। माउंटेन या बीचेस? माउंटेन। कैट या डॉग? दोनों ही नहीं। क्यों? नॉट एन एनिमल लवर? नो, आई एम ए एनिमल लवर, मगर फिर ख्याल रखना पड़ेगा। मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाती हूँ, मैं किसी कैट और डॉग का ख्याल कैसे रखूँगी? हैशटैग लेजी पीपल। सो इसलिए दोनों नहीं, बट यस आई वुड लाइक टू हैव बर्ड्स। ओके। मुझे बर्ड्स पसंद है। बुक्स या मूवीज? बुक्स। समर या विंटर? विंटर। स्वीट या सॉर? स्वीट। सिटी लाइफ कंट्री लाइफ? कंट्री लाइफ। पिज्जा या बर्गर? पिज़्ज़ा। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। क्यों? ज़्यादा सोशलाइज होना मतलब बचपन से ना अजीब लगता है, थोड़ा ज़्यादा सोशलाइज होना है, Okay. इसलिए वो इंट्रोवर्टिक नेचर है। तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू प्रेफर इंट्रोवर्ट। ओके। रेन या सनशाइन? रेन। म्यूजिक और साइलेंस विथ वर्किंग? म्यूजिक। फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन? नॉन फिक्शन। सनराइज सनसेट? सनसेट। ट्रैवलिंग बाय प्लेन और ट्रेन? ट्रैवलिंग बाय प्लेन। कॉमेडी या ड्रामा? कॉमेडी। डिजिटल और फिजिकल बुक्स? फिजिकल बुक्स। दर्शन रावल या अरिजीत सिंह? दर्शन रावल। डेफिनेटली दर्शन रावल। ओके। केक या पाए? केक। फेवरेट पोएट? अभिजीत मिश्रा। ओके। तो यहाँ हमारा खत्म होता है रैपिड फायर राउंड, साथ ही साथ यहाँ पे आज का एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। आशा आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा। और अब मैं जो देने जा रहा हूँ दीदी को एक ऐसा ऑनर, एक ऐसा गिफ्ट जो हम लोग सारे गेस्ट को देते हैं। दीदी क्या आपके लिए? Hello everyone, so as you all know I am Ikra here and today I just came at a very nice place. क्या आप पहचान सकते हो ये जगह कौन सी है? Definitely it's Gen Z podcast hosted by none but only साहिल श्रीवास्तव। तो मेरा जो आज का एक्सपीरियंस था ना इधर बड़ा सॉलिड था। मतलब होता है नहीं कि हमेशा से रील वगैरह पे हम लोग ऐसे देखते आए हैं कि लोग बहुत सक्सेसफुल जब हो जाते हैं, ऐसे फेम में मिल जाती है, तो उनका पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया जाता है, उनसे जाना जाता है उनकी जर्नी के बारे में। बट ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी जर्नी में आके आपसे पूछे कि आपकी जर्नी चल कैसे रही है और अब तक आपने क्या सीखा। तो ये बड़ा प्यारा काम होता है, जिसके लिए आई जस्ट गिव हेड्स ऑफ टू साहिल कि वो इतना यूनिक वे में अपना पॉडकास्ट क्रिएट करता है, लोगों को बुलाता है, उन्हें एक्सप्लोर कर रहा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आए जिनको सुनकर मुझे लगा कि अभी घर जाके इन पे और वर्क करना है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं साहिल किस नए आर्टिस्ट को लेकर आते हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दैट। और आप चैनल को ज़रूर देखें, इस वीडियो को देखें, बाकी और भी इसके पहले के बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह हैं उन्हें देखें। डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जो आर्टिस्ट की जर्नी है उनके बारे में आपको यहाँ से जानने को बहुत कुछ मिल सकता है। सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज सो नाइस। थैंक यू सो मच।